अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हैशीमोटो थायराइडाइटिस मेनली हम डिस्कस करेंगे, बाकी भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मोस्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है। अच्छा, अभी तक हमने क्या देखा, अपने ब्रेन को जो है वो थोड़ा सा रीकैप करें थोड़ा सा कि हमने क्या देखा। हमने गॉइटर देखा, हमने ग्रेव्स डिजीज़ देखी। ठीक है, गॉइटर वॉज जस्ट द इन्लार्जमेंट एंड ग्रेव्स डिजीज़ वॉज द एक्चुअली व्हाट कि उसमें ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हाइपरथायराइडिज्म हो रहा था। फिर हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में देखा कि हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है। हाइपरथायराइडिज्म में हमने थायरोटॉक्सिकोसिस देखा और थायराइड स्टॉर्म से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ी, दैट वाज इमरजेंसी कंडीशन, और उसको हमने ट्रीट करना होता है इमरजेंसी में। उसके बाद हमने हाइपोथायराइडिज्म में देखा कि मिक्सेडीमा वाला, वैसे तो क्रिटिनिज्म हो रहा था और मिक्सेडीमा हो रहा था, लेकिन मिक्सेडीमा वाज एन इमरजेंसी कंडीशन, उसको हमने ट्रीट करना था। नाउ अभी जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम ऑटो इम्यूनिटी के बारे में पढ़ने लगे हैं कि ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस मींस दैट देयर विल बी कि थायराइडाइटिस क्या होता है, डाइवर्स ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय सम फॉर्म ऑफ थायराइड इन्फ्लेमेशन, कि बहुत से ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होंगे जिसमें होगा क्या कि हमारे थायराइड की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो सब टाइप्स आती हैं वो हैशीमोटो थायराइडाइटिस है। ठीक है, इसके अलावा ग्रैनुलोमैटस थायराइडाइटिस है, सब एक्यूट लिम्फोसाइटिक थायराइडाइटिस है। ठीक है, तो ये 3 हैं, इसके अलावा रीडर्स भी है, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं अपने हैशीमोटो थायराइडाइटिस का, जिसका दूसरा नाम ये होता है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक थायराइडाइटिस। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, उन जगहों पर जहाँ पे आयोडीन लेवल्स आर सफिशिएंट हैं। ठीक है, अब देखें, वो ये बता रहे हैं कि आयोडीन लेवल्स ठीक हैं। ठीक है, मतलब ये कि आयोडीन लेवल जहाँ पे कम थे वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे हो रहा था क्रिटिनिज्म हो रहा था, या वहाँ पर जो है वो मिक्सडीमा हो रहा था। ठीक है, एक केस का, और गोइटर हो रहा था, और मतलब आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से एंडामिक गोइटर हो रहा था वहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आयोडीन लेवल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब ये जिन जगहों पर आयोडीन डेफिशिएंसी नहीं होती, लाइक आर एरियाज़ के, हमारे एरियाज़ में क्या होता है, आयोडीन हम आयोडाइज सॉल्ट की फॉर्म में लेते हैं अपनी डाइट में। ठीक है, तो आयोडीन की हमारे अंदर डेफिशिएंसी नहीं होती। तो अगर हमारे अंदर खुदा न खास्ता थायराइडाइटिस मतलब कि हाइपोथायराइडिज्म की स्टेट आती है, तो उसमें अगर मोस्ट कॉमनली जो आती है ना, वो ये वाली आती है, हैशीमोटो थायराइडाइटिस, जिसमें होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता वो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, और खुद सोचें, जब ऑटो इम्यूनिटी की वजह से ऑटो इम्यूनिटी ने पकड़ के हमारे थायराइड ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन कर दी है, तो अब क्या होगा, उसका थायराइड फेलियर हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता थायराइड अपना काम करना छोड़ देगा। ठीक है, उसका काम क्या था, उसने T3 T4 प्रोड्यूस करने थे, और वो नहीं होंगे तो ऑब्वियसली हाइपोथायराइडिज्म होगी। तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो है ये वुमेन में है। ठीक है, ओल्डर एज में ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, कि लेकिन ये किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ओल्डर वुमेन में ज़्यादा कॉमन है। पैथोजेनेसिस इसकी क्या होती है कि हैशीमोटो थायराइडाइटिस इज़ एन ऑटोइम्यून डिजीज़ कॉज्ड बाय द इम्यून रिस्पॉन्स टू द थायराइड ऑटो एंटीजेंस। ठीक है, कि ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं और हमारे थायराइड की ऑटो एंटीजेंस के अगेंस्ट एक्टिव हो गई हैं, जिसकी वजह से जो है क्या हो रहा है कि थायराइड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हो रही है। कौन सी इन्फ्लेमेशन हो रही है, लिम्फोसाइटिक, क्रोनिक है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि पैथोजेनेसिस में 3 काम होते हैं। ठीक है, इस पिक्चर से ना आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये 3 काम कौन से हैं। ये आपकी पिक्चर बुक की ही है 20.8। इसमें देखिए, सबसे पहले आपके पास थायराइड एपिथेलियम है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होता है, जब हमारी ऑटो इम्यूनिटी जो है वो एक्टिव हो जाती है ऑटो एंटीजेंस ऑफ द थायराइड के अगेंस्ट, ठीक है, ब्रेक डाउन इन द सेल्फ टॉलरेंस एंड इंडक्शन ऑफ थायराइड ऑटो इम्यूनिटी, तो उसकी वजह से 3 काम होते हैं। पहला काम ये होता है कि जो है ना ऑटो इम्यूनिटी में CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं वो हमारे एपिथेलियम को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं टी सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। देखिए कैसे हमारे थायराइड के जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया। दूसरा काम क्या हो रहा है, एक तो हो गए ना हमारे CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, दूसरे कौन से सेल्स हैं, CD4 पॉजिटिव TH1 हेल्पर सेल्स। इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने इंटरफेरॉन गैमा रिलीज़ करना होता है।
इंटरफेरॉन गैमा जो होता है ना, इसके बारे में आपने पक्का पक्का याद रख लेना है कि ये जब भी हमारे टी सेल्स रिलीज़ करते हैं तो मैक्रोफेजेस को बुलाने के लिए रिलीज़ करते हैं, ठीक है। मैक्रोफेजेस को जब बुलाना होता है ना हमारे टी सेल्स ने, तो वो इंटरफेरॉन गैमा रिलीज़ करते हैं, फिर ही हमारे मैक्रोफेजेस आते हैं। तो पहले तो CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल्स तो हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, लेकिन अब ये CD8 पॉजिटिव जो 4 सेल्स हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटरफेरॉन गैमा रिलीज़ करके मैक्रोफेजेस को भी उस जगह पे बुला लिया, ठीक है, जिसकी वजह से थायराइड जो सेल्स हैं उनकी इंजरी स्टार्ट हो गई है। तीसरा क्या हो रहा है, तीसरे हमारे प्लाज्मा सेल्स एक्टिव हो रहे हैं, जिन्होंने क्या किया है, एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दी हैं, एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी हो रही है, और हमारे जो इसमें नेचुरल किलर सेल्स हैं वो भी इन्वॉल्व है। अल्टीमेटली तीनों में हो क्या रहा है कि हमारा थायराइड ग्लैंड की जो एपिथेलियम है वो डिस्ट्रॉय होती जा रही है, ठीक है। सो ये आपका पैथोजेनेसिस में यही लिखा हुआ है कि हमारे पास CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की वजह से डिस्ट्रॉय होती है एपिथेलियम। दूसरा ये कि हमारे पास जो है CD8 जो CD4 पॉजिटिव जो सेल्स होते हैं उनकी वजह से मैक्रोफेजेस आ जाते हैं इंटरफेरॉन गैमा रिलीज़ करने की वजह से। और तीसरा ये कि एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो कि हमारे प्लाज्मा सेल से आती हैं। अल्टीमेटली हमारी थायराइड ग्लैंड की एपिथेलियम ख़राब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो बता रहे हैं कि ऑब्वियसली जो भी ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ होती है ना, बहुत सी ऐसी डिजीज़ होती है, मतलब ऑलमोस्ट सारी ही उनकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि इसमें जो जीन्स इन्वॉल्व हैं वो CTLA4 है और PTPN22 है। ये भी आपने लिख लेना कि PTPN22 ये वही वाली जीन्स है जो हमने पहले जो है वो देखी थी इन केस ऑफ ग्रेव्स डिजीज़, ठीक है। तो ये मोस्टली ये जो थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं इनमें ये जीन्स इन्वॉल्व होती हैं। फिर हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, तो ये देखें यहाँ पे भी ना हमें अपना थायराइड ग्लैंड इनलार्ज नज़र आता है, डिफ्यूजली इनलार्ज नज़र आता है। जैसे ग्रेव्स डिजीज़ में था ना, ग्रेव्स डिजीज़ में हमने देखा था डिफ्यूजली इनलार्ज गोइटर था, सिमेट्रिकली था, उसमें कोई मतलब एसिमेट्री नहीं थी। उसी तरह यहाँ पे भी क्या है, डिफ्यूजली और सिमेट्रिकली इनलार्ज हमें ग्रॉसली नज़र आता है, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है इसमें ना एक्चुअली जो लेटर स्टेजेस होती हैं, क्योंकि क्रोनिक स्टेट होती है ना, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक थायराइडाइटिस होता है, तो आपको पता है जब भी कोई इन्फ्लेमेशन क्रोनिकली चलती है तो वहाँ पे फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है। तो अब जब फाइब्रोसिस का केस होता है ना, तो तब हमें ग्रॉस में ये जो है वो इनलार्ज नज़र नहीं आता, उस केस में हमें ये जो है एट्रोफिक नज़र आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हैशिमोटो थायराइडाइटिस में हमें थायराइड ग्लैंड इनलार्ज ही नज़र आए, हमें डिफ्यूजली इनलार्ज गोइटर सिमेट्रिकली इनलार्ज ही नज़र आए। इन केस ऑफ के अगर इसका जो है वो फाइब्रोसिस वाली स्टेज हो जाए, तो उसमें क्या होता है कि फाइब्रोसिंग वेरिएंट में इसमें स्मॉल एंड एट्रोफिक हो जाता है थायराइड। ये आपकी बिल्कुल मॉर्फोलॉजी की जो लास्ट लाइन है उसमें लिखा हुआ है, तो आपने इसको इंक्लूड कर देना है इन योर ग्रॉस पिक्चर, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि इसमें एक्चुअली होगा क्या। माइक्रोस्कोपिकली जब हम देखते हैं तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है, हमने देखा था इसका दूसरा नाम क्रोनिक लिम्फोसाइटिक थायराइडाइटिस। तो हमें इसकी जो माइक्रोस्कोपिक पिक्चर होगी उसमें क्या नज़र आएगा, उसमें हमें यही लिम्फोसाइट्स ही नज़र आएंगे जो वहाँ पे काम तमाम कर रहे हैं पैथोजेनेसिस में हमने देखा। तो इसमें हमें मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट मिलता है, जिसमें हमें लिम्फोसाइट्स मिलते हैं, प्लाज्मा सेल्स मिलते हैं जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहे थे, और जर्मिनल सेंटर्स मिलते हैं, ठीक है। जर्मिनल सेंटर्स एक्चुअली होते ही ये हैं कि जहाँ पे लिम्फोसाइट्स की जो है ज़्यादा एक्टिविटी होती है तो वहाँ पे जर्मिनल सेंटर्स बन जाते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर जो है ये मिलेगा, ठीक है। और इन्फ्लेमेशन के अलावा जब हम थायराइड फॉलिकल्स को देखेंगे अंदर से, जो कि हमारे मतलब नॉर्मली बड़े आराम से बैठे हुए थे, अब वो एट्रोफिक हो गए होंगे, ठीक है। उनकी एट्रोफी हो गई होगी बिकॉज़ वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए हैं फॉलिकल्स, ठीक है। तो वो हमें एट्रोफी मिलते हैं, एट्रोफिक मिलते हैं। फिर हम जब सेल्स देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो अबंडेंट होते हैं, उसके अंदर ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है, इओसिनोफिलिक होता है, उसको हम हर्टल कहते हैं सेल्स या ऑक्सीफिल सेल्स कहते हैं, ऑक्सीफिल सेल्स या हर्टल सेल्स, ठीक है। होता क्या है इसमें कि जब बहुत ज़्यादा देर तक इंजरी होती है ना, तो आपको पता है जब भी कोई इंजरी होती है तो उसमें हमारा जो है वो अडेप्टिव मैकेनिज़्म होता है। अडेप्टिव मैकेनिज़्म में बहुत से होते हैं, हाइपरट्रॉफी होता है, हाइपरप्लेजिया होता है, मेटाप्लेजिया होता है और एट्रोफी होती है, ठीक है। तो उसमें से एक इन्होंने दिखाया हुआ है कि इसमें मेटाप्लेजिया भी होता है।
बहुत देर से इंजरी होगी तो मेटाप्लेजिया हो जाएगा, तो हमारी जो नॉर्मल जो है वो मतलब जो एपिथेलियम है उसका मेटाप्लेजिया हमें नज़र आएगा, ठीक है। सो उसकी वजह से जब वो मेटाप्लेजिया हो जाएगा तो वो जो हमारी नॉर्मल क्यूबॉइडल लो क्यूबॉइडल फॉलिकुलर एपिथेलियम थी, अब वो जो है ना उसके सेल्स बिल्कुल मतलब चेंज हो जाएंगे, उनका ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म हो जाएगा और अबंडेंट यूजिनोफिलिक हो जाएंगे, उनको हम हर्टल सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो हर्थल सेल्स जो होते हैं इनकी करैक्टरिस्टिक चीज़ क्या होती है, इनकी करैक्टरिस्टिक चीज़ ये होती है कि इनमें हमें बहुत प्रोमिनेंट और बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली इसकी करैक्टरिस्टिक चीज़ होती है हर्थल सेल्स या ऑक्सीफिल सेल्स की, कि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा नंबर में इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। सो इसकी ग्रॉस पिक्चर में क्या आता है, इनलार्ज होता है, अगर फाइब्रोजिंग वेरिएंट है तो उसमें छोटा हो सकता है, एट्रोफिक हो सकता है। उसके बाद में माइक्रोस्कोपिक में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमें यहाँ पे लिम्फोसाइट्स मिलते हैं, प्लाज्मा सेल्स मिलते हैं, मींस दैट इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट मिलता है, ठीक है, मोनोन्यूक्लियर वाला। उसके बाद दूसरी चीज़ कि हमारे पास जो यहाँ पे थायरॉइड फॉलिकल्स होते हैं वो एट्रोफिक हो जाते हैं, और ऑनगोइंग इंजरी की वजह से क्या होता है, हमारी जो लो क्यूबॉइडल फॉलिकुलर एपिथेलियम होती है उनकी जो सेल्स होते हैं वो ऑक्सीफिल या हार्टल सेल्स बन जाते हैं। वो होते क्या हैं, जिसमें हमें नज़र आते हैं ग्रैनुलर नज़र आते हैं और हाईली यूजिनोफिलिक नज़र आते हैं। क्यों नज़र आते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो अबंडेंट हो जाते हैं और जो है प्रोमिनेंट हो जाते हैं, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास आते हैं क्लिनिकल फ़ीचर्स। तो क्लिनिकल फ़ीचर्स ये होते हैं कि हम ऐसे पेशेंट्स को देखेंगे हैशिमोटो थायराइडाइटिस का, तो हमें उनका जो थायराइड होगा वो इनलार्ज नज़र आएगा अगर वो फाइब्रोसिंग वाला वेरिएंट नहीं है तो, और पेनलेस इनलार्जमेंट होगी, ठीक है। और साथ में जो है हम उसको क्लिनिकल फीचर्स से ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म के उनके अंदर सिम्टम्स आ रहे होंगे, ठीक है। और जो है वो सिमेट्रिक इनलार्जमेंट हमें थायराइड ग्लैंड की जो हमने ग्रॉसली देखी थी वही हमें यहाँ पे नज़र आ रही होगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आपने बहुत ध्यान से सुननी है, वो ये कि जो हैशिमोटो थायराइडाइटिस होता है ना उसमें मोस्टली जो होता है वो हाइपोथायराइडिज्म ही होता है, ठीक है, क्लिनिकल पिक्चर में। लेकिन क्या होता है कि जब बहुत देर तक हमारे थायराइड फॉलिकल्स की डिस्ट्रप्शन होती रहती है तो अल्टीमेटली वो जो अंदर मतलब देखें अब जो है ना क्या होता है कि एकदम से हमारे थायराइड फॉलिकल्स टूटे, उनके अंदर जो पहले से पुराने पड़े हुए थायराइड हार्मोन्स थे वो रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से जब वो एकदम से मतलब देखें अब वो फॉलिकल्स टूटे, उसमें से पहले वाले स्टोर जो हमारे पास T3 T4 है वो पड़े हुए थे वो निकल गए बाहर, ब्लड में आ गए, तो उसकी वजह से एकदम से क्या होता है, ट्रांसिएंट थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाती है। इसको हम कहते हैं हैशीटॉक्सिकोसिस, कि पहले तो पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म था, लेकिन अब क्या हुआ कि एकदम से जब उसके फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय हुए, उसमें पहले से पड़े हुए T3 T4 बाहर ब्लड में आ गए और उन्होंने ट्रांसिएंट थायरोटॉक्सिकोसिस कर दी, ठीक है। और हम जो है इसमें क्या देखते हैं कि ऑब्वियसली जो है इस फेज़ में क्या होगा कि हमें वैसे तो क्या नज़र आता है, वैसे तो हम लैब डायग्नोसिस करवाते हैं हाइपोथायराइडिज्म की इसमें हैशिमोटो थायराइडाइटिस में हमें T4 T3 कम मिलने थे, लेकिन इस स्टेट में जो हैशीटॉक्सिकोसिस होता है इसमें हमें T3 T4 जो है वो एलिवेटेड नज़र आते हैं और अल्टीमेटली उसकी वजह से TSH जो है वो कम हो जाता है। और जो है इसमें देखें, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपने ना डिस्टिंग्विश करना होता है कि हमने देखा था ना रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक, ठीक है। इसके बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारी ग्रेव्स डिसीज़ होती है ना उसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक ज़्यादा हुई होती है, ठीक है। लेकिन जो थायराइडाइटिस होता है ना उसमें हमारी रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक कम होती है, ठीक है, कम होती है। ये आपने इसका डिस्टिंग्विश पॉइंट याद रखना है कि हम जो है वो देखते हैं कि जो हमारे पास होता है ग्रेव्स डिजीज़ उसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक ज़्यादा होती है, और जो हमारे पास थायरोटाइटिस है उसमें क्या होता है कि इसकी जो अपटेक है वो कम हुई होती है। ये आपने डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये होती है कि इन्होंने जो है इटैलिक्स में आपको लिख के बताया हुआ है बुक पे कि बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमास इट कैन बी योर MCQ के हैशिमोटो थायराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा रिस्क हो जाता है कि उनके अंदर बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा बन जाए, ठीक है। सो ये आपका टॉपिक था अबाउट द हैशिमोटो थायराइडाइटिस। बाकी जो थायराइडाइटिस की माइनर सी टाइप्स हैं उनमें वो हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं।